नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज लौटेंगे शुभांशु। री एंट्री के समय तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस होगा। 23 घंटे के सफर के बाद पहुंच रहे। कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक आज सोनिया गांधी करेंगी। संसदीय दल की बैठक मानसून सत्र के लिए बनाएंगी रणनीति। जालंधर में मैराथन धावक 114 वर्षीय फौजा सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे फौजा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन में कटेंगे 35 लाख नाम। अब तक 88% मतदाताओं ने जमा किए गणना पत्र। रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 घंटे पूछताछ। ईडी ने संजय भंडारी से वित्तीय संबंधों पर सवाल जवाब किए। राजस्थान में भारी बारिश से 12 की मौत। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज धरती पर कदम रखेंगे शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे स्पेस डाउन होगा। कैलिफोर्निया में लैंड होगा नासा का यान। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 18 दिन बाद अंतरिक्ष में रहे, 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं शुभांशु शुक्ला और आज उनकी धरती पर वापसी हो रही है। तो आज धरती पर कदम रखेंगे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। तो 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर आज लौटेंगे। कैलिफोर्निया में लैंड होगा नासा का यान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे शुभांशु शुक्ला और आज उनकी धरती पर वापसी होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की है। 18 दिन का समय, 18 दिन तक वो अंतरिक्ष में रहे और आज उनकी धरती पर वापसी होगी। कैलिफोर्निया में लैंड होगा नासा का यान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आज बहुत खास दिन है। आज शुभांशु शुक्ला 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं और आज उनकी वापसी होने वाली है। कैसा माहौल नजर आ रहा है? अभी हम कुछ देर पहले खबरें पढ़ रहे थे, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? दर्शकों को बताइए संदीप। बिल्कुल, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अगर अंतरिक्ष स्टेशन की अगर बात करते हैं, लगभग 18 दिन के बाद वापसी हो रही है शुभांशु की। और इससे माहौल तो बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरीके से लोग दुआएं करते नजर आ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मंदिरों में भी लोग जो हैं इस पे लेकर के हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम घर के बाहर की बात करें तो घर के बाहर भी अभी देखिए किस तरीके से इनके घर के बाहर शुभांशु के बोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं। ग्रुप कैप्टन है और इस तरीके से इनके शुभांशु के सभी पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार अंदर है और अभी सुबह का वक्त है तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये मानिए कि साफ है कि जिस तरीके से खुशी का माहौल है, आस पड़ोस में चूना पड़ना शुरू हो चुका है, चूना पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप बाहर रहें, उसके साथ ही साथ में आए हैं। तो क्या माहौल है इसका, इसके घर के आसपास भी देखने को मिल सकता है किस तरीके से है। और ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उनके पड़ोसी हमारे साथ में बातचीत करने हैं। कैसे देखते हैं शुभांशु का जीवन, आप किस तरीके से वो अंतरिक्ष पे गए और फिर उसके बाद यात्रा 18 दिन तक सफ़र किया उन्होंने? नहीं, बहुत गर्व का विषय है त्रिवेणी नगर के सभी लोगों के लिए
कि त्रिवेणी नगर में ऐसा होनहार बच्चा हमारे यहाँ से निकल करके गया और बहुत ही शालीनता और सभ्यता पूर्वक इनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। माँ, पिताजी, सभी लोग बहुत ही सभ्य पूरे परिवार के हैं और कभी किसी तरह का मोहल्ले में इस तरह का कभी देखने को नहीं मिला कि किसी और गतिविधि में पढ़ाई लिखाई परिवार को अच्छे ढंग से चलाना ये इनके संस्कार हैं कि आज बेटा इनका इतने अच्छे मुकाम पर है कि त्रिवेणी नगर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया है। 1984 में राकेश शर्मा गए हुए थे, उसके बाद से ये अब लगभग 44-45 साल हो चुके हैं, उसके बाद से मौका में आया है कि कोई लखनऊ का कोई व्यक्ति जो है गया है, उस हर्ष उल्लास को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से खुशी होती है और ख़ास तौर पे जब चूँकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोगों का तो और सीना गर्व से फूल रहा है, लेकिन पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि 1984 के बाद किसी व्यक्ति ने ऐसी पहल की और ऐसा जज्बात पैदा किए कि वहाँ तक पहुँचने की कामयाबी हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि त्रिवेणी नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को आज शुभांशु शुक्ला पर गर्व महसूस होता है। कैसा नेचर था उनका जब ये यहाँ मोहल्ले में खेलते होंगे, आस पड़ोस में रहते, निकलते होंगे घर से, आप लोगों से नमस्कार होता होगा, कैसा नेचर था? बहुत ही अच्छा स्वभाव था, बहुत ज़्यादा निकलना बैठना भी नहीं होता था, अपने काम से निकले और काम करके फिर वापस चले गए। कभी कभी किसी से मुलाकात हो गई तो हो गई, सिर्फ मछली की आंख पे मुझे लगता है कंसंट्रेशन था और जिसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। और पढ़ाई अगर बात करें तो पढ़ाई कैसी थी रही उनकी? पढ़ाई में भी बहुत ठीक थे, जैसा कि आस पड़ोस के लोगों का भी कहना है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और बाहर भी शिक्षा हुई लखनऊ के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनके अंदर जो हुनर था, जो उस व्यक्ति के अंदर जो भी जज्बात थे, जो लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की, अपने देश के लिए कुछ करने की जो इच्छा थी, वो उसकी पूर्ति आज कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है और हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात कर रहे थे हम, ये उनके पड़ोसी हैं और ये सुधांशु के घर के पास में ही रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुधांशु जिस तरीके से कामयाब हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से लगन से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे थे, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ जाहिर होता है कि कितनी मेहनत की है और आज जो है पूरे त्रिवेणी नगर का नाम जो है वो रोशन किया है उन्होंने, साफ तौर पर ऐसा बताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आस पड़ोस में भी जो है खुशी का माहौल है, लोगों में हर्षोल्लास है कि किस तरीके से सुधांशु जो है लगातार मेहनत करते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सिर्फ उनका एक ही निशाना होता था कि मछली की आंख पर कैसे निशाना बनाया जाए, उसको साफ तौर पे वो करते हुए नजर आए हैं। तो शायद यही वजह है कि आज भी वही करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से ना सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश भर में आज इसको लेकर लोग बेहद ज़्यादा उत्साहित हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं संदीप? फिलहाल अभी तैयारियों की बात कर लें तो अभी सुधांशु लगभग लखनऊ में 2 दिन या 3 दिन के बाद पहुंचेंगे, तो उस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उनके परिवार की अंदर। लेकिन अभी जो आंतरिक से जब वो वापसी करेंगे, वापसी करने के बाद से उन्हें थोड़ा सा लखनऊ आने में वक्त लगेगा, उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन परिवार में खुशी का माहौल है, लोग उत्साहित हैं, लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से 1943 की अगर बात करते हैं, जब राकेश शर्मा गए हुए थे, उस समय देखा गया था तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा जमाना नहीं हुआ करता था। वो समय लोगों में इतनी चर्चाएं नहीं होती जब राकेश शर्मा पहुंचे थे अंतरिक्ष में। लेकिन सुधांशु के जाने के बाद से लगातार देश में इसकी आवाज़ उठ रही थी, लखनऊ का नाम रोशन हो रहा था, पूरे देश का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जमीन से उठ करके निकल करके सुधांशु पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं और 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब धरती पर लैंड करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो खुशी का माहौल है उनके परिवार के अंदर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर आज शुभांशु शुक्ला के उतरने की उम्मीद है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने ये जानकारी दी है। दक्षिण जिले में पुलिस ने कुछ धोखेबाज पकड़े हैं, तो डीसीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। ऑनलाइन पैसे लेकर 3 गुना कैश देने का ये काम करते थे। तो गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 3 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और एक मुंबई का रहने वाला है, जो कि मुख्य आरोपी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 3 उत्तर प्रदेश के हैं और एक मुंबई का है, और मुंबई का रहने वाला मुख्य आरोपी है। तो पुलिस ने नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने ये जानकारी दी है। दक्षिण जिले में पुलिस ने कुछ धोखेबाज पकड़े हैं। डीसीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन पैसे लेकर 3 गुना कैश देने का काम करते थे और इस गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 उत्तर प्रदेश के हैं और एक मुंबई का रहने वाला है। तो मुंबई का रहने वाला मुख्य आरोपी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकली नोट के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए, दिल्ली के अंदर एक बड़ा नकली नोटों की गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और इसमें दिल्ली पुलिस के तरफ से इनके बारे में दावा किया गया है कि ये लोगों से पहले सेटिंग करते थे, बात करते थे, डीलिंग करते थे और कई बार तो ये लोग उसी इलाके में जाके रुकते भी थे। लोगों से ये ऑनलाइन पैसे लिया करते थे, उनके बदले में उनको ये झांसा देते थे कि उनको 3 गुना कैश ये उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर दक्षिणी दिल्ली के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान की तरफ से कहा गया है, इसमें 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो गिरफ्तार हुआ है, जिसको मुख्य आरोपी के तौर पर पहचान की गई, उसका नाम असगर बताया गया है और वो मुंबई का रहने वाला है। वही डीसीपी अंकित चौहान की तरफ से भी बताया गया है कि इसमें जो 3 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। अभी उनके डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड की जांच पुलिस कर रही है और ये लोग इससे पहले किन किन मामलों में पहले शामिल रहे हैं, क्या इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इस चीज को पुलिस दिल्ली खंगालने में जुटी है। फिलहाल मुंबई पुलिस से और उत्तर प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है और इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको खंगालने के लिए जानकारी मांगी गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसके पीछे एक कैश किसका है, जो 3 गुना करके ऑनलाइन पैसे लेने के बहाने दिया करते थे। इनके पास इतना कैश कहां से आया, उसमें असली और नकली करेंसी का भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दोनों तरह की करेंसी है। क्या इसमें असली करेंसी है, वो कितनी है, नकली करेंसी वो कितनी है, इसके लिए दिल्ली पुलिस जांच करा रही। फिलहाल जो असली करेंसी है वो कहाँ से इनके पास आती थी, इनको कौन सप्लाई करता था, और नकली करेंसी अगर आई है इनके पास तो ये कहाँ से इनको उपलब्ध कराई जाती है। तो पुलिस का कहना है कि इसके पीछे बड़े मछली हो सकते हैं जो उनको कैश नकली या असली उपलब्ध कराते थे। इनके लिए पुलिस अब जांच करेगी, इनसे पूछताछ करेगी, इनको आज कोर्ट में पेश करेगी और वहां से रिमांड लेगी। रिमांड पर लेने के बाद उन लोगों तक तार जोड़ने की कोशिश करेगी जहां से इनको कैश मुहैया कराया जाता था।
ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानमंडल का मानसून सत्र की तैयारी शुरू अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित है। मानसून सत्र आपको बता दें, विपक्ष कानून व्यवस्था, स्कूलों का विलय पर सरकार को घेरेगी, तो विपक्ष बिजली की समस्या पर सरकार को घेरेगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे। 1 बजे एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी मृतक सुरेश के घर जा सकते हैं। मलाही टोला नाले में गिरकर सुरेश की मौत हो गई थी। साथ ही शुभांशु शुक्ला के आवास पर भी जाएंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, तो 1 बजे एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर लखनऊ के त्रिवेणी नगर में रहने वाले उनके परिवार में उत्साह है और भावनाओं का खास माहौल है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शुभांशु के माता पिता ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं, बेटे की वापसी का बेसब्री से इंतजार है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उसने मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। क्या कुछ और कहा शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने, देखिए। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की कल वापसी हो रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। कल शुभांशु शुक्ला की वापसी हो रही है, क्या कुछ है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो खुशी है कि हमारा बेटा वापस हो रहा। आज अनडॉकिंग हो गई सफलतापूर्वक और कल वापसी है। हम उसी के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ आज अनडॉकिंग देखी और कल जो है शाम को 3:30 बजे करीब जो है उसकी लैंडिंग होगी। हमारे लिए बड़े खुशी का क्षण होगा और आज भी खुश हैं कि उसकी जो है अनडॉकिंग बड़ी अच्छी तरह हुई है। पूरे परिवार के साथ हम जो है कल लैंडिंग होने के बाद पूरा खुशी से जश्न मनाएंगे अपना। कितने दिनों तक रहे, आपकी क्या बात हुई? क्या कुछ आपसे कोई वीडियो कॉल हुई? क्या किसी तरह से क्या कोई फ़ोन पे बात हुई? नहीं, 2 बार मतलब जो है हमें लैपटॉप पर बात हुई हमारी और फ़ोन पर तो कई बार मतलब लगभग डेली बात हो जाती थी। सब ठीक है था वहाँ पर। उनके जो भी टारगेट थे मिशन में दिए गए थे वो सब उन्होंने पूरे कर लिए हैं और किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं है। सब नॉर्मल रहा उनका। वो जो भी उनका जितने दिन का था प्रोग्राम, उससे सब उनके टारगेट पूरे हो गए, सब मिशन में दिए गए कार्य पूरे हो गए और उन्होंने अच्छी तरह मिशन पूरा करने के बाद आज जो है वहाँ से मतलब जो है उनका ड्रैगन उससे स्पेस से जो है अलग हो गया है और वो कल जो है पृथ्वी पर मतलब जो है उसमें आ जाएगा। खुशी का कोई मायने नहीं है, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते शब्दों में। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चे को आ रहा था देख कर। इसके अलावा कभी आपसे उनकी बात हुई है किसी चीज़ को लेके? बात रोज़ होती है लेकिन किसी चीज़ को लेके होती नहीं। हम लोग आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, वो अपना बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और कैसे रहता हूँ, कैसे से ही सब बातें होती हैं। वो हमारे हालचाल लेते हैं। इसके अलावा आपने कभी पूछा कि क्या खाया, क्या पिया? अब पूछना क्या, हम तो पिछले 4-5 साल से देख ही रहे हैं वो क्या खाते हैं, क्या उनको जो है खाना है, वो तो सब हमें पहले से पता है। तो इसलिए हम खाने के लिए ज़्यादा पूछते नहीं, क्योंकि अपना उनका सब नासा की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, वो ही वो खाते हैं खाना। देखिए, तो ये शुभांशु शुक्ला की कल वापसी हो रही है, जिसको लेकर लखनऊ और देशवासियों को कितनी खुशी की बात है। के न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा, लखनऊ।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानमंडल का मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित है मानसून सत्र। विपक्ष कानून व्यवस्था स्कूलों का विलय पर सरकार को घेरेगी, तो विपक्ष बिजली की समस्या पर भी सरकार को घेरेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष कई मुद्दों को लेकर इस सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानमंडल के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित है मानसून सत्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे। 1 बजे एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, मृतक सुरेश के घर जा सकते हैं और इसी के साथ मलाही टोला नाले में गिरकर सुरेश की मौत हो गई थी। तो आज लखनऊ पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 1 बजे एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी मृतक सुरेश के घर जा सकते हैं। मलाही टोला नाले में गिरकर सुरेश की मौत हो गई थी। साथ ही शुभांशु शुक्ला के आवास पर भी जाएंगे और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित गऊ घाट निवासी नेहा निषाद नशे की बड़ी कारोबारी निकली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और ठाकुरगंज पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए उसके देवर आयुष, ससुर श्रवण कुमार निषाद और सादतगंज निवासी साथी सुफियान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 करोड़ 29 लाख रुपए के मादक पदार्थ, 80,000 कैश और एक कार बरामद हुई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी अब्दुल हमीद ने बताया कि सर्विलांस व मुखबिर की मदद से सूचना मिली कि ठाकुरगंज के गऊघाट निवासी एक परिवार बाराबंकी से बड़ी मात्रा से मादक पदार्थ खरीद कर लाता है। ये परिवार लखनऊ में फुटकर में मादक पदार्थ की बिक्री करवाता है। सूचना पर एएनटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापा मारा, जिस पर मौके से आरोपी बहू, ससुर, देवर व एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स की टीम ने घर की तलाशी ली तो आरोपियों के पास से कई किलो मार्फीन, 252 ग्राम चरस, 5.5 किलो गांजा सहित कई अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है।
और अब खबर बरेली से है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही करने वाले दरोगा और कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। त्योहार और वीआईपी ड्यूटी में लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। ड्यूटी पर शराब पीने और काम में लापरवाही करने पर ये कार्रवाई की गई है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के दरोगा और हेड कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने लापरवाही पर ये एक्शन लिया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने लापरवाही करने पर यह एक्शन लिया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही करने पर दरोगा और कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। त्योहार और वीआईपी ड्यूटी में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही करने वाले दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। त्योहार और वीआईपी ड्यूटी में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने लापरवाही के चलते ये एक्शन लिया है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 45 वर्षीय शकीमुन निशा उर्फ सीमा निवासी जौनपुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शकीमुन निशा के पति का निधन करीब 4 साल पहले हो चुका था। इसके बाद उसका प्रेम संबंध उसके किराएदार मोहम्मद रुस्तम से हो गया, जो बक्सरपुर आजमगढ़ का निवासी है और जौनपुर में पेंटर का काम करता था। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। शकीमुन के बेटे मोहम्मद जावेद ने पुलिस को बताया कि मां और रुस्तम के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। बीते सोमवार रात करीब 9 बजे दोनों में फिर झगड़ा हुआ। इसी दौरान गुस्से में आकर रुस्तम ने शकीमुन निशा पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। घटना की चश्मदीद मृतका की बेटी रेशमा ने बताया कि उसने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये आज शाम 7:30 से 8 के बीच में चौकी की 5 परवश 16 में एक 50 वर्षीय सीमा अंसारी पुत्री शाहबुद्दीन इनके कथित तौर पे चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें ये मोहम्मद रुस्तम के साथ पति पत्नी के तौर पर रहती थी। इसमें मौके से आला कत्ल बरामद करते हुए बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया और इनके छोटे पुत्र के द्वारा प्राप्त तहरीर के अनुसार गिरफ्तारी सूची में लगा दी गई है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रुस्तम आया, हम खड़े थे, हम और मेरी अम्मी बाहर खड़े थे। वो आया अचानक से चाकू लेकर पोस कर अपने साथ लेकर आया था। चाकू से मार के मेरी अम्मी को चला गया। कौन है रुस्तम? रुस्तम यही पड़ोस में रहता था। पहले रहता था कि जी हाँ, पहले से ही रहता था। वो 3-4 जगह यहाँ पे बदल चुका था, किराए पे रहता था। हाँ, पुराना उसका कहाँ है? पुराना घर उसका आजमगढ़ में है। क्या मामला था, किस वजह से मारा है? किस वजह से मारा है पूरा मोहल्ला जानता है। सिर्फ मेरी अम्मी उसको खाना पका के खिलाती थी, जैसे सब करती हैं घर चलाने के लिए, वही करी मेरी अम्मी। और वो उसके दिन में क्या था वही नहीं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरस जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से जालौन से खबर सामने आई है, फिलहाल इस मामले पर क्या जांच हुई है और जांच में क्या निकलकर सामने आया है? आपको बता दें कि पूरा मामला जौनपुर का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बुलोच टोला का है, जहां प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया।
सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि इसी मोहल्ले के स्वर्गीय साबुद्दीन की पत्नी सकीबुन निशा पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद घर के बगल के किराए में रह रहे एक व्यक्ति के प्रेम के जाल में फंस गई। इस बीच में दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच अक्सर कुछ अनबन हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो जाया करता था। लेकिन सोमवार करीब रात 8:30 बजे के पास महिला व उसके प्रेमी से कुछ विवाद इस कदर बढ़ा कि इसी बीच विवाद में इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने चाकू मारकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि घायल महिला को जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बता दें कि मृतका के पुत्र जावेद पुत्र स्वर्गीय साबुद्दीन ने कोतवाली पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने जावेद की तहरीर के आधार पर रुस्तम पुत्र अज्ञात निवासी बरदह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी श्री धनंजय कुमार राय और सहयोगी जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस घटना में आरोपी रुस्तम की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं जालंधर की, जहां दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक 114 वर्षीय फौजा सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुनिया के सबसे उम्रदराज महान मैराथन धावक फौजा सिंह की सोमवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो 114 वर्ष के थे। वो शाम को जालंधर स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिवार के लोग उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फौजा सिंह ने साल 2000 में अपनी मैराथन यात्रा शुरू की थी और अंततः 8 दौड़ों में भाग लिया था। साल 2011 में उन्होंने टोरंटो मैराथन में भाग लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के रूप में पहचान बनाई। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका नाम आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं हो सका। 2012 में उन्होंने लंदन मैराथन के दौरान 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके दुनिया को एक बार फिर चौंकाया। उनकी आखिरी पेशेवर दौड़ साल 2013 में हुई थी, जब उन्होंने 101 साल की उम्र में हांगकांग मैराथन में भाग लिया। फौजा सिंह ने अपने जीवन में एक दुखद व्यक्तिगत क्षति के बाद मैराथन दौड़ की ओर रुख किया था। 89 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और वे अवसाद से जूझने लगे, जिसके बाद उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ में शामिल होने का फैसला किया और अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायबरेली के जिला अस्पताल में शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर पर मरीज को रेफर कर चहेते नर्सिंग होम में भर्ती करवाने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान महिला रामपति की मौत हुई। महज कुछ घंटों में निजी नर्सिंग होम के स्टाफ ने वसूल किए 50,000 रुपए। लखनऊ के निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाने की भी मांग की। घंटों चले बवाल के बाद शव
को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस को लिखित तहरीर दी गई और जांच भी शुरू हो गई। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रुद्रांश पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है। लखनऊ में स्थित एएस हॉस्पिटल में महिला की मौत हुई। जिला अस्पताल में एडमिट महिला को लखनऊ रेफर किया गया था। एक्सपायर हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा और जब तक पूरा पेमेंट हॉस्पिटल का नहीं करा लिया तब तक जो उन्होंने बॉडी नहीं दी। तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हमको यही है कि मतलब जो डॉक्टर रुद्रांश अगर जो हमारे भाई को अटेंडर को अगर मोटिवेट ना करते तो हमारा भाई जो है एएस हॉस्पिटल लेकर के ना जाता। इस तरीके के क्या डॉक्टर रुद्रांश ने आपके मरीज को भेजा था? बिल्कुल, उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज भेजा था, लेकिन वहाँ पर जो जाने के बाद जैसे ही पेशेंट को जो एम्बुलेंस से उतार रहे थे वैसे ही हमारे भाई के पास डॉक्टर रुद्रांश का फ़ोन पहुँचा। वो लोग ब्रॉड डेड बॉडी को लाए थे और वो कह रहे थे कि उसका नाम क्या यहाँ से रिफ़र किया गया था, लेकिन वो पहले एम्स से रिफ़र किया था, एम्स से वो केजीएमसी ले गए। केजीएमसी से उनको किसी ने ये बताया कि हम प्राइवेट में लेके जाओ। इसके अलावा फिर वो जब वहाँ एक्सपायर हो गया तो यहाँ लाए थे, तो उन्होंने कहा हमें कार्रवाई चाहिए। हमने कहा हम जांच करा के उसकी कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से महिला की मौत के बाद परिजनों का आरोप है, इस मामले में क्या जांच हुई है और जांच में क्या निकलकर बातें सामने आई हैं? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का है, जहां पर महिला की जो मामूली बीमार होती है उसको जिला अस्पताल है जहां लाया जाता है, जहां पर उसका इलाज जारी होता है। उसकी हालत गंभीर देखते हुए रायबरेली से डॉक्टर जो ईएमओ तत्कालीन ईएमओ होते हैं डॉक्टर रुद्रांश, उनके द्वारा महिला को जो है रायबरेली लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि डॉक्टर रुद्रांश का फोन करके जो है अपनी एम्बुलेंस भेजना और लखनऊ के एक एएस हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट कराए जाने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद परिजन जो है प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं जहां पे उसकी मौत हो जाती है। वहीं काफी जो है अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल के द्वारा जो है पैसा लिया जाता है। मौत के बाद जो है परिजनों जो आक्रोशित परिजन थे वो शव को लेकर के लखनऊ से रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने घंटों जम करके हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का जो आरोप है कि मोटा पैसा लिया गया है और डॉक्टर रुद्रांश जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर के जो है जब मीडिया ने रायबरेली के जो सीएमएच है उनसे बातचीत, उनका कहना है कि पूरे आरोपों की जांच करवाई जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। केशवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली वासियों को बड़ी सौगात दी है। अब रायबरेली के जिला अस्पताल में एडमिट मरीजों का निःशुल्क सिटी स्कैन होगा। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने निःशुल्क सिटी स्कैन किए जाने का पत्र जारी किया है। पहले सिटी स्कैन के लिए मरीजों को 500 रुपए देने होते थे, जबकि कई जनपदों में पहले से सिटी स्कैन फ्री था। अब रायबरेली समेत आधा दर्जन सरकारी अस्पतालों में एडमिट मरीजों को निःशुल्क सिटी स्कैन की सौगात दी गई है। सिटी स्कैन निःशुल्क होने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। पहले हमारे यहाँ सीटी स्कैन के 500 रुपये पड़ते थे, अब वो शासन का एक पत्र आया है, वो सारी सीटी स्कैन जो अस्पताल में पेशेंट एडमिट होंगे उनको फ्री कर दिया। वैसे तो मेरे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार 24 घंटे उपलब्ध है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से पहले जिला अस्पताल में मरीजों को सिटी स्कैन कराने के लिए 500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब निःशुल्क हो गया है, तो कितने लोग उत्साहित खुश नजर आ रहे हैं इसके बाद से? केशवानंद,
इसलिए आपको बता दें कि रायबरेली के जो जिला अस्पताल है, चूंकि जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे 1 रुपए के पर्चा बन करके बाकायदा इलाज किया जाता था, लेकिन कोई भी मरीजों को अगर सीटी स्कैन कराने होते थे तो 500 रुपए रायबरेली के जिला अस्पताल में देने पड़ते थे। इसको लेकर के अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा रायबरेली के जिला अस्पताल को एक बड़ी सौगात दी गई है। वहीं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने एक पत्र जारी कर लिखा है कि जो भी अब सीटी स्कैन होंगे रायबरेली जिला अस्पताल के वो अब निःशुल्क किए जाएंगे, क्योंकि पहले जो ये सीटी स्कैन हुआ करता था वो 500 रुपए का होता था, जिसके चलते जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतें होती थी, क्योंकि सीटी स्कैन के जो बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर काफी महंगे रेटों में होता था, जिला अस्पताल में 500 में होता था और काफी लंबी लाइन होती थी, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कत होती थी, जिसको लेकर के ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनके द्वारा जो है निर्देश जारी करवाया गया, जिसके बाद अब निःशुल्क जो भर्ती मरीज होंगे अब सीटी स्कैन की निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जो मरीज हैं उनको काफी राहत मिलेगी और उनसे जो आमदनी है वो भी बचा होगा। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के द्वारा रायबरेली वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम की तरफ से ये आदेश दिया गया है, अब जिला अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क सीटी स्कैन कराने का मौका मिलेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है और अब बात कर रहे हैं बहराइच की। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम के खिलाफ पंचायती राज कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। डीएम पर कर्मचारियों ने अभद्रता व दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मीटिंग के दौरान डीएम पर अभद्रता का आरोप लगा है। पंचायत राज विभाग के समस्त संगठन जारी रखेंगे प्रदर्शन। तो समस्त संगठनों का संयुक्त मंच ने लेटर जारी किया है। डीएम मोनिका रानी को हटाने की मांग पर कर्मचारी अड़े हैं और इसी के चलते उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जनपद बहराइच में सभी पंचायती राज कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। यह अहम जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामादल जुड़ चुके हैं। रामादल, जिस तरीके से राज्य कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि डीएम मोनिका रानी जो है उनको हटाने की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है, रामादल। तो मैं बता दूं, जनपद बहराइच के जो इस जनपद का मामला है, जो पंचायती राज कर्मचारी हैं उनकी डीएम ने समीक्षा बैठक और मीटिंग की थी। मीटिंग में पंचायती राज के कर्मचारी अभद्र और दुर्व्यवहार का डीएम के आरोप लगाया है। उसी से पंचायती राज के समस्त संगठनों ने धरना प्रदर्शन जारी किया है। कल भी उसका धरना पंचायती राज के संयुक्त संगठनों ने आज भी लेटर देकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला अधिकारी जो डीएम है मोनिका रानी जी उनको हटाने की मांग करेंगे। ठीक है रामादल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनपद बहराइच में सभी पंचायती राज कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। मीटिंग के दौरान डीएम पर अभद्रता का आरोप है और इसी आरोप को लेकर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं चित्रकूट की, जहां सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह 3 बजे से मत गजेंद्रनाथ के दर्शन को श्रद्धालु उमड़े हैं। तो चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी। आज सावन का पहला सोमवार है। सबसे पहले तो नगर वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके एक दिन पहले ही यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, जिससे काफ़ी मलबा जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। तो पुलिस प्रशासन और हम लोगों ने मिलकर ईओ वगैरह को लेकर काफ़ी रात तक मेहनत करके सारे कचड़ों को साफ़ किया गया है, कि जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा जलाभिषेक करने में ना होने पाए। सावन का प्रथम सोमवार है और आज ही ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मद्गिरनाथ जी का वर्णन ब्रह्मा जी ने स्थापना किया था। आज सुबह से ही लोगों की तांता लगा रहा, दर्शन करते रहे और मां मंदाकिनी में स्नान करके भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किए। उसके बाद आज सुबह 5 बजे की महाआरती हुई
उसके बाद 12 बजे की आरती होगी, शाम को 7 बजे की महाआरती प्रारंभ होगी। ये चित्रकूट धाम है, यहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम यज्ञ किया था और भगवान भोलेनाथ की स्थापना अपने हाथों से की और यहाँ के राजा के स्वरूप में इनका वो किया, अभिषेक किया। और यहाँ प्रभु रामचंद्र जी 11.5 वर्ष जब निवास करने तो यहाँ इन्हीं से आज्ञा लेके 11.5 वर्ष निवास किया और इनके आज्ञा के अनुसार एक स्थापना उन्होंने अपने हाथों से की और फिर उनके साथ अत्रि, अगस्त मुनि और ये 5 ऋषियों की तपोभूमि है, उनके द्वारा एक एक प्रतिमा की स्थापना हुई। देखिए, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु यहाँ मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, उसके बाद में मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और आज सभी ड्यूटियाँ डबल करके लगाई गई थी क्योंकि जो रास्ते थे और जो घाट थे उन पर कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैक्सिमम फोर्स लगाई गई है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी दौरे पर आज हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे बाराबंकी पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने संबंधी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने संबंधित ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दोपहर करीब 12:30 बजे बाराबंकी पहुंचेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने संबंधी कार्यक्रम है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर आगरा से है, जहां करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई है। टोरेंट पावर के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। तो मुकदमे में लापरवाही का आरोप लगा है। छात्र की मौत का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। रास्ते में निकलते समय छात्र को करंट लगा था। 1 घंटे तक नहीं काटी गई बिजली। तो मथुरा के राया का ये छात्र रहने वाला था, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र में ये घटना हुई है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां जिले में करोड़ों की लागत से बनी मजबूत सड़क अचानक बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव में बह गई। ये सड़क गड्ढा में सिंघा पडरौना होते हुए तमकुही होकर बिहार को जोड़ती है। सौराहा गांव के पास खैरटिया पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क लगभग 40 मीटर तक टूटकर गंडक में समा गई। ये वही सड़क है जो मात्र 4 साल पहले बनाई गई थी। स्थानीय ग्रामीण अब टूटी सड़क और पानी से भरी नहर के कारण बेहद परेशान है। ये मार्ग कप्तानगंज नौरंगिया सड़क को जोड़ता था, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं इस क्षति से न सिर्फ कुशीनगर बल्कि बिहार के गोपालगंज, सिवान और सारण छपरा जिलों की सिंचाई व्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगा है। नेबुआ नौरंगिया थाने के खैरटिया शीतलापुर चौराहे के पास पश्चिमी गंडक नहर की पटरी बीच से ही ध्वस्त हो गई। सिंचाई खंड 2 फाजिल नगर के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में हाई रिस्क पर जलापूर्ति की जा रही थी। नहर टूटने से आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं और किसानों की फसलें खतरे में हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां डीआरएम ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने वहां छापा मारकर महिला रेलकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल के मिशन गति शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ी है। आरोपी महिला कर्मचारी अंजुम निशा रेलवे की इंजीनियरिंग शाखा में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार अंजुम निशा पर एक ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। योजना के तहत सोमवार शाम करीब 4 बजे ठेकेदार ने नोटों से भरा लिफाफा महिला रेलकर्मी को डीआरएम ऑफिस के बाहर दिया। जैसे ही अंजुम निशा ने लिफाफा पकड़ा, सीबीआई टीम ने उसे पकड़ लिया। सीबीआई की कार्रवाई से डीआरएम कार्यालय में अफरा तफरी मच गई है।
और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा में सूरजपुर थाना पुलिस और 3 बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों की पहचान मोनू पुत्र तुलसी, राजेंद्र उर्फ लल्लू और कमलेश मिश्रा पुत्र नागेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है। ये तीनों बदमाश थाना इकोटेक 3 और थाना सूरजपुर क्षेत्र में 4 वारदातों में फरार चल रहे थे। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने बताया कि थाना सूरजपुर पुलिस की टीम मोजर बेयर चौराहे के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर 3 सवार लोगों को देखकर रोकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हुए हैं। मोजर बेयर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन 3 लोगों के गोली लगी। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम मोनू, राजेंद्र और कमलेश बताया। इनके पास से 3 अवैध तमंचे, 315 वो कार्टेल और 13,500 रुपये बरामद हुए हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी प्राप्त हुआ है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।